आरव रिवॉर्न फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। माफ करना दोस्तों, आज मैं एक काम से बाहर हूं और मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है, इसलिए पहले वाले वॉइस में वीडियो नहीं बना पाया। शायद एक दो वीडियो इसी वॉइस में आएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी आप लोग बताओ कि ये वाला वॉइस या पहले वाला वॉइस, कौन सा वॉइस आपको सुनने में अच्छा लगा है। आपने पिछले एपिसोड में सुना कैसे आरव और गौतमी के बीच में अंतहीन शिखर की और ना जाने के बारे में बहस हुई। फिर बाद में गौतमी राजी हो गई। फिर दोनों ने एक उड़ने वाला भालू के गुफा के सामने चले गए, जहां गौतमी ने भालू को गुमराह किया और आरव गुड़वाल फूल के लिए गुफा में घुस गया। इन गुड़वाल फूलों को अपने भंडारण अंगूठी के अंदर रखकर आरव गुफा के गहरे भागों की खोज करता रहा। एक कीमियागर के रूप में आरव सभी प्रकार के राक्षसी जानवरों की जीवन शैली से बहुत परिचित था। गुड़वाल फूल के साथ आने वाला उड़ता भालू सिर्फ भालू ही नहीं था, इसमें भालुओं की कुछ आदतें भी थीं, जैसे शहद खाने का उनका शौक। कुछ शहद बहुत कीमती थे। आरव बस अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। ये गुफा बहुत साफ सुथरी थी। जाहिर है उस उड़ने वाला भालू को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ ही देर में आरव को एक पत्थर का टीला दिखाई दिया। पत्थर का टीला उस उड़ने वाला भालू से थोड़ा बड़ा था। ये स्पष्ट था कि यहीं पर विश्राम करता था। आरव ने आसपास का सर्वेक्षण किया और शहद के एक टुकड़े की जांच करने के लिए गया और रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी का शहद है और इसमें बहुत सारा शहद है। मुझे वाकई सोना मिल गया। ऐसा लगता है कि वह बड़ा बेवकूफ भालू इसे खाने के लिए सहन नहीं कर सका और इसे यहाँ जमा कर दिया। मुझे नहीं लगा कि मुझे इससे लाभ होगा। इस चीज के साथ मैं बाद में उस लड़की गौतमी को भी सही ठहरा सकता हूँ, अन्यथा वह निश्चित रूप से मुझे आधे में विभाजित कर देगी। सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी भी इसी तरह एक टियर 2 राक्षसी जानवर था। इसके अलावा इसकी हमला करने की शक्ति बहुत मजबूत थी और इसका डंक अत्यधिक जहरीला था। औसत व्यक्ति इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता है कि उस बेवकूफ बड़े भालू की त्वचा वास्तव में मोटी है। वास्तव में एक सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी के छत्ते को खत्म करने के लिए वास्तव में प्रभावशाली सिल्वर स्वॉर्ड बी का शहद मिलना बेहद मुश्किल था। इसे सीधे खाने से होने वाले प्रभाव घटिया पारलौकिक श्रेणी की गोली नहीं थी। एक असेंश क्यूई मार्शल आर्टिस्ट के लिए आरव के आत्मा संघन क्षेत्र में घुसने के बाद उसकी साधना के लिए इसी तरह बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। आत्मा संघनन क्षेत्र में साधना करते समय अनंत दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोली को असेंश ड्रॉप पिल कहा जाता था। आरव स्पष्ट रूप से इतनी कम स्तर की औषधीय गोली का उपयोग नहीं करेगा। वह जेड वाटर पिल नामक एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए तैयार था। इसका प्रभाव असेंशियस ड्रॉप पिल से एक स्तर अधिक मजबूत था और सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी का शहद जेड वाटर पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री में से एक था। इतनी अधिक सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी शहद से परिष्कृत की जा सकने वाली औषधीय गोली मोटे तौर पर आरव को चौथे या पांचवें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त थी। और सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी शहद का एक और उपयोग था जो गोरापन और सुंदरता प्रदान करना था। आरव की विधियों से गौतमी को रिश्वत देने के लिए इसे कई ब्यूटी रिटेनिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद उस लड़की को अब उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सी महिला हमेशा खूबसूरत नहीं रहना चाहती। सिल्वर स्वॉर्ड भी शहद इकट्ठा करने के बाद आरव ने रुककर गुफा से सीधे बाहर निकलने की तैयारी नहीं की। अगर गौतमी रुक नहीं पाया और वह महान मूर्ख भालू जल्दी वापस आकर उसे अंदर फंसा देता तो यह अच्छा नहीं होता। आरव तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार पर गया और गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक एक पूर्वाभास हुआ। 4 अलग अलग दिशाओं से ठंडी रोशनी की 4 धारियां आईं, जो सीधे आरव पर हमला कर रही थीं। इन चारों लोगों की ताकत आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। चारों प्रकाश किरणों ने आरव को लगभग सभी कोनों से बंद कर दिया ताकि उसकी जान ले ली जाए। जितना समय एक चकमक पत्थर से चिंगारी को उड़ने में लगता है, आरव के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह इसे परेशान नहीं हो सकता था। वह सीधे गुफा के अंदर लुढ़क गया, मुश्किल से इन 4 हमलों से बच पाया।
फिर भी एक ब्लेड ने आरव के पिछवाड़े पर वार किया। बड़े भाई, पता चला कि यह सिर्फ 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का बच्चा है। हमें ये बहुत गंभीरता से इंतजार करवाया। इस बदमाश को कम मत आंको। 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र वास्तव में हमारे घात को चकमा दे सकता है। उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। तुम उससे क्यों डरते हो? हम दक्षिणी रिज फॉर हीरोज आत्मा संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तुम तो तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में भी हो बड़े भाई। इस बदमाश का निकास भी हमने बंद कर दिया है। मुझे मत बताओ कि वो उड़ सकता है। हाँ हाँ। घात लगाने वालों ने पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि निकास को बंद कर दिया, जिससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। आरव जमीन से रेंग कर ऊपर आया और उसे अपने पिछाड़े में जलन महसूस हुई। आरव जहर से परिचित था और जानता था कि ब्लेड पर जहर लगा हुआ है। उसने अनजाने में भौहें सिकुड़ी और अपनी स्टोरेज रिंग से एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल निकाली और उसे खा लिया। तभी इसने विष को दबा दिया। दक्षिणी रिज फॉर हीरोज ने आरव की हरकतें देखीं, लेकिन उसे रोका नहीं। उन्होंने बस उसे एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, यह बेकार है बच्चे। ये विष कुछ ऐसा था जिसे हम दक्षिणी रिज फॉर हीरोज ने 5 जहर अमर से ली थी। अगर आत्मा संघन क्षेत्र के राक्षसी जानवर भी इससे प्रभावित होते तो वे आधे दिन बाद ही जहर से मर जाते। आप जैसे 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। साधारण विषृंग गोलियां इस जहर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। आरव ने उसे अनदेखा किया और एक सवाल के साथ जवाब दिया, आप लोग राक्षसी जानवर शिकारी हैं। ये देखते हुए कि इन कुछ लोगों के उपकरण कैसे जर्जर थे और उनकी उम्र काफी पुरानी थी, वे स्पष्ट रूप से ग्रेट मार्शल अकादमी के छात्र नहीं थे। तो बस राक्षसी जानवर शिकारी ही बचे। ये जगह सीमाओं से लगभग 500 मील दूर थी, ठीक वही जगह जहां आत्मा संघन क्षेत्र के राक्षसी जानवर शिकारी अक्सर आते थे। अंतहीन परीक्षण में न केवल छात्रों और राक्षसी जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता था, बल्कि राक्षसी जानवर शिकारी भी खतरे का स्रोत थे। वे मूल रूप से अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते थे, जबकि ग्रेट मार्शल अकादमी के छात्र स्वर्ग के गर्वित बच्चे थे जो खेती के अनगिनत संसाधनों का आनंद लेते थे। इस तुलना के तहत स्वाभाविक रूप से कई राक्षसी जानवर शिकारी थे जो अनुचित महसूस करते थे, और इसलिए उनमें से कुछ ने प्रतिशत छात्रों के उपघात लगाना पसंद करते थे। पिछले अंतहीन परीक्षण में राक्षसी जानवर शिकारियों के हाथों मरने वाले छात्रों की संख्या कम नहीं थी। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आपको ग्रेट मार्शल अकादमी का छात्र होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि यह एक बार फिर ग्रेट मार्शल अकादमी के अंतहीन परीक्षण का समय है, शिकारियों का बॉस ने कहा। तुम लोगों ने मुझ पर घात क्यों लगाया? आरव ने फिर से पूछा। बॉस ने हंसते हुए उस जगह की ओर इशारा किया जहां मूल रूप से गुडवल फूल थे और कहा, स्वाभाविक रूप से आपके पास जो कीमती जड़ी बूटियों हैं उसके लिए। इस जगह पर कई औषधीय जड़ी बूटियां होनी चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि इसे आपने ही लिया है। इसे सौंप दो और हम तुम्हें एक दर्द रहित मौत देंगे। बॉस की बातें सुनकर आरव अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अगर मैं जड़ी बूटियां दे दूं तो तुम लोग मुझे छोड़ोगे भी नहीं। हे सॉरी, तुम्हें ग्रेट मार्शल एकेडमी से होने के लिए किसने कहा? अगर मैं तुम्हें अनंत जंगल से बाहर निकलने के बाद छोड़ दूं तो हम सदर्न रिज फॉर हीरोज कैसे बचेंगे? हे, तो तुम किस लिए बकवास कर रहे हो? बस इसे छीनने के लिए एक कदम आगे बढ़ो और काम खत्म करो, आरव ने उदास होकर कहा। वह बॉस हंसा। उसने इस भाव से बात करना जारी रखा जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। बात करने का स्वाभाविक रूप से अपना उद्देश्य होता है। क्या तुम्हें पता है कि हमने ब्लेड पर कौन सा जहर लगाया था? इस जहर को 100 ब्रीथ कोलैप्स जहर कहते हैं, यानी 100 सांसों के भीतर जहर भड़क जाएगा और तुम्हारे पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा, और निश्चित रूप से आधे दिन के भीतर तुम मर जाओगे। जब से तुम्हें जहर दिया गया था तब से अब तक लगभग 90 सांसें हो चुकी हैं। 10, 9, 8, 1, नीचे। ये 100 सांस का पतन हर बार कारगर साबित हुआ जब भी दक्षिणी रिज फॉर हीरोज ने इसका इस्तेमाल किया। अगर कोई विशालकाय राक्षसी जानवर भी इस विष से पीड़ित हो जाए तो वह भी 100 सांसों के भीतर जमीन पर गिर जाएगा। आरव केवल 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र में था। वह स्वाभाविक रूप से इस अंत से बच नहीं सकता था, लेकिन जब बस ने 10 सांसें पूरी की और नीचे शब्द कहा तो आरव बिना किसी इरादे के वहीं खड़ा रहा। क्या मैंने गलत गिनती की? अभी भी कई सांसों का समय है, बॉस ने स्थिति को देखकर हैरानी में कहा। आरव ने दक्षिणी रिज फॉर हीरोज के बॉस को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो?
इस छोटे भगवान के साथ जहर का खेल खेलते हुए तुम अभी भी थोड़े बहुत अकुशल हो। जब ये छोटा भगवान जहर के साथ खेल रहा था तो मुझे डर है कि तुम्हारे दादाजी का जन्म भी नहीं हुआ था, आरव ने चिढ़ाते हुए कहा। हालांकि इस डिटॉक्सिफिकेशन पिल केवल टियर 2 ग्रेड का था, लेकिन औषधीय गोली की संरचना देवराज द्वारा परिष्कृत की गई गोली से पूरी तरह से अलग थी। डिटॉक्सिफिकेशन गोली का सेवन करने और श्यामनगर राज्य के इन आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकारों का सामना करने के बाद आरव को सभी जहरों के लिए अजेय कहा जा सकता है। यदि कई आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार एक महान कीमिया सम्राट द्वारा परिष्कृत डिटॉक्सिफिकेशन पिल के साथ जहर का हमला कर सकते हैं तो यह वास्तव में एक मजाक होगा। जब आरव ने बात करना समाप्त किया तो दक्षिणी रिज 4 हीरोज के बॉस का चेहरा तेजी से उतर गया। एक किशोर युवक अपने दादा के बारे में बात कर रहा था कि उसके चेहरे पर अभी तक पैदा नहीं हुआ था, इन शब्दों में अवर्णनीय विचित्रता थी। क्या यह हो सकता है कि यह बदमाश एक बूढ़ा राक्षस था जिसने युवा बनाए रखने की तकनीकों का उपयोग करके इस चेहरे को बनाए रखा था? बॉस ने तुरंत इस विचार को नकार दिया। ग्रेट मार्शल अकेडमी में भर्ती होने के लिए किसी को अस्थि आयु परीक्षण से गुजरना पड़ता था। अगर यह बदमाश वाकई बूढ़ा राक्षस था तो वह ग्रेट मार्शल अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता। और आरव स्पष्ट रूप से 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र था। किस बूढ़े राक्षस की ताकत इतनी घटिया थी? इसलिए बॉस का अंतिम निष्कर्ष ये था कि आरव पूरी तरह से उसका ध्यान भटका रहा था। हे तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन पिल एक खजाना है। यहां तक कि 100 सांसों का पतन भी तुम्हारे लिए बेकार था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अपनी शक्ति से तुम हम चारों से बच सकते हो? बॉस ने ठिठुरते हुए कहा। आरव जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम सब दक्षिणी रिज डेढ़ कुत्ते हो, है न? तुम सब आकर कोशिश कर सकते हो। बात खत्म करते हुए एक कांगा हुआ तलवार अचानक आरव के हाथ में डरा देने वाली ठंडी क्यूई के साथ प्रकट हुई। जैसे ही कांगा हुआ तलवारें प्रकट हुईं, स्पिरिट कलाकृति की अद्वितीय शक्तिशाली आभा ने तेजी से दक्षिणी रिज 4 हीरोज को घेर लिया। राक्षसी जानवरों के शिकारी विशाल अनुभव और ज्ञान वाले लोग थे। एक बार जब कांगा हुआ तलवारों ने खुद को दिखाया तो उन्हें इसकी विशिष्टता महसूस हुई। स्पिरिट आर्टिफैक्ट, यह एक स्पिरिट कलाकृति होना चाहिए। प्रेसियस आर्टिफैक्ट और मैजिक आर्टिफैक्ट में निश्चित रूप से इस प्रकार की उतार चढ़ाव नहीं है, दक्षिणी रिज बॉस ने चौंक कर कहा और उसकी आंखों में तुरंत अतुलनीय लालच दिखाई दिया। दक्षिणी रिज बॉस द्वारा याद दिलाए जाने पर अन्य 3 लोगों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी निगाहों में भी वही बेहद लालची नजर आए। हा, ये सोचना कि मैं, शिकारी पिंगू, वास्तव में एक आत्मा कलाकृति का मालिक हो सकता हूँ, ये वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद है। बेटा, क्या तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें कीमती सामान न दिखाने का सिद्धांत नहीं सिखाया? चूंकि तुमने एक स्पिरिट कलाकृति को दिखाया है तो मैं औपचारिकता पर खड़ा नहीं रहूंगा और बस इसे स्वीकार करूंगा। दक्षिणी रिज बॉस पागलों की तरह हंसा। अभी बॉस शिकारी पिंगू इतना उत्तेजित था कि वह थोड़ा कांप रहा था। यह एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में वास्तव में स्पिरिट आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकता है। शिकारी पिंगू ने पहले से ही कांगा हुआ तलवार चलाने और 4 दिशाओं में वध करने के दृश्य की कल्पना करना शुरू कर दिया था। बस इसकी कल्पना करने से ही कोई रोमांचित हो जाएगा। आरव ने शिकारी पिंगू का हाव भाव देखा और एक मुस्कान के साथ जो स्पष्ट रूप से ईमानदार नहीं थी, उसके साथ कहा, क्या ऐसा है? लेकिन केवल एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, फिर भी आप 4 हैं। आप इसे कैसे वितरित करने की योजना बना रहे हैं? आरव के शब्द निकलते ही दक्षिणी रिज के 4 नायकों के चेहरे बदल गए। हंफ, हम 4 भाइयों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो, बच्चे। आवंटन के बारे में हम भाई स्वाभाविक रूप से तुम्हें मारने के बाद इस पर चर्चा करने के लिए समय लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस शिकारी पिंगू ने इस लालची दुनिया में इतने सालों के बाद खुद को मजबूत बना लिया था और आरव के इरादों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसने अपने भाइयों को शांत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अब जब आरव ने ऐसा कहा तो बॉस पिंगू ने भी चुपचाप इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट के स्वामित्व को तय करने की योजना बनाई। स्पिरिट आर्टिफैक्ट को छीनने के बाद वह बाकी 3 लोगों को खत्म करने का मौका ढूंढेगा। यह तलवार सिर्फ उसी की होगी। चाहे सदर्न रिज 4 हीरोज, चाहे कितना भी गहरा भाईचारा हो, वे सब स्पिरिट आर्टिफैक्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। मार्शल आर्ट की दुनिया वह जगह थी जहां मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, सिर्फ खुद को मजबूत बनाना ही परम सत्य था। शिकारी पिंगू ने इतने सालों तक हर तरह के खतरों का सामना किया। वह इस सिद्धांत से अनजान कैसे हो सकता है? सच में। लेकिन मैंने अभी जब तुम बात कर रहे थे तो तुम्हारी शक्ल देखी,
और ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने भाइयों के साथ साझा करना चाहते हो। तुम पहले अपने भाइयों को शांत करने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो और फिर स्पिरिट कलाकृति छीनकर उन्हें मार डालोगे ताकि सब कुछ अपने पास रख सको, है न? बस ये मेरे अनुमान है। आरव ने तिरछी आंखों से बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए कहा। अपने आंतरिक विचारों को देखते हुए बॉस शिकारी पिंगू क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। तुम मौत की तलाश कर रहे हो, बदमाश। हम भाइयों ने इतने सालों तक आग और पानी का सामना किया है। हमारी भावनाएं धातु की तरह ठोस हैं। क्या तुम सोचते हो कि थोड़ी सी असहमति जताने से हम इसके झांसे में आ जाएंगे? भाइयों, पहले चलो इस बदमाश को मार डालें। आयो, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम कहते हो कि तुम्हारी भावनाएं धातु की तरह सख्त हैं। क्या तुम स्वर्गीय दाव शपथ लेने की हिम्मत रखते हो? डरने की क्या बात है? लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, तुम लोग वहां बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? मुझे मत बताओ कि हमारा रिश्ता इस बदमाश के कुछ वाक्यों का सामना भी नहीं कर सकता। पिंगू ने पीड़ा भरी अभिव्यक्ति दी। बाकी 3 लोगों ने एक दूसरे को देखा लेकिन लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया। जाहिर है आरव के शब्दों ने असर दिखाया। हे, ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाएं गहरी नहीं हैं, बल्कि इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं। स्पिरिट आर्टिफैक्ट का आकर्षण बहुत ज्यादा है। कौन इसका विरोध कर सकता है? जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आप सब क्रूर और निर्दयी लोग हैं। पिछली बार आपका रिश्ता अच्छा था क्योंकि बहुत ज्यादा लाभ का प्रलोभन नहीं था। लेकिन अब एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है जो आप सभी के सामने प्रकट हुआ है, आप में से कोई भी शांत नहीं रह सकता, है न? आप में से कुछ लोग पहले से ही पिंगू के मुकाबले में नहीं हैं। एक बार जब उसे स्पिरिट आर्टिफैक्ट मिल जाता है तो क्या आप सभी बच सकते हैं? आरव ने शांति से चालाकी के साथ कहा। आरव के शब्दों ने बाकी 3 लोगों के हाव भाव को एक बार फिर बदल दिया। चाहे कोई भी आत्मा कलाकृति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह किसी के जीवन जितनी अच्छी नहीं होती। ये दक्षिणी रिज के 4 नायक मूल रूप से राक्षसी जानवरों के शिकारियों के बीच कुख्यात थे। उनमें से प्रत्येक लोमड़ियों की तरह निर्दयतापूर्वक क्रूर और चालाक था। ये कहना कि वे चारों राक्षसी जानवरों के शिकारी थे, कोई यह भी कह सकता है कि वे शिकारियों के शिकारी थे। वे अक्सर दूसरे राक्षसी जानवरों के शिकारियों के खिलाफ चले जाते थे, लेकिन इन 4 लोगों की ताकत भी बहुत ज्यादा थी, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था और वे उनसे छिपने की पूरी कोशिश करते थे। ये 4 लोग ऐसे दिखते थे जैसे वे एक अखंड रिश्ते में हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक में अपनी अपनी घिनौनी खूबी थी। मुनाफे के सामने वे पहले की तरह एक साथ आगे कैसे बढ़ सकते थे और कैसे पीछे हट सकते थे। इस समय दूसरे भाई ने आखिरकार कहा, बड़े भाई, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यह आत्मा कलाकृति बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि हम पहले इस पर चर्चा करें कि इसके साथ क्या करना है, फिर सभी ने स्वर्गीय दाव शपथ लेंगे। जब दूसरे भाई ने ऐसा कहा तो शिकारी पिंगू का दिल तुरंत डूब गया। स्पष्ट रूप से उसकी हत्या की मंशा जागृत हो गई थी। हालांकि बस पिंगू चारों में से सबसे चालाक था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा। पिंगू ने हंसते हुए कहा, चूंकि ऐसा है तो हम भाई पहले इस पर चर्चा करते हैं। वैसे भी ये बदमाश बच नहीं सकता, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। ये दृश्य देखकर आरव के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य की झलक दिखाई दी। आसपास खड़े लोगों ने सब कुछ साफ साफ देखा। वह जानता था कि इस पिंगू के मन में पहले से ही हत्या करने का इरादा था। वर्तमान में वे 3 लोग अभी भी हिस्सा लेना चाहते थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से शिकारी पिंगू के विचारों को नहीं पहचान पाए। बॉस को इतना मिलनसार देखकर तीनों लोगों को भी राहत महसूस हुई। दूसरे भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ विचार है, क्यों न तुम पहले अपना विचार रखो। ये कहने के समय पिंगू के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं दिखी। दूसरे भाई ने सिर हिलाया और कहा, स्पिरिट आर्टिफैक्ट एक महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट है। इसे लोगों को आसानी से नहीं बताया जा सकता, अन्यथा हम चारों को निश्चित रूप से दुनिया के छोर तक खदेड़ा जाएगा, और अंत में हम इसे रख पाएंगे या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए जिन्होंने देखा है कि हम भाइयों के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, उन्हें मर जाना चाहिए। जब ये कहा गया तो बाकी तीनों ने भी यही महसूस किया और अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। लेकिन ठीक उसी समय बॉस पिंगू के शरीर में सार ऊर्जा पहले से ही चुपचाप घूम रही थी। खतरा धीरे धीरे दूसरों के करीब आ रहा था। इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट के स्वामित्व की समस्या के लिए मुझे लगता है कि हम इस अवधि के लिए 1 वर्ष का उपयोग कर सकते हैं। बॉस, आपकी ताकत सबसे बड़ी है, इसलिए आपको आधा साल मिलेगा। शेष आधा साल हम तीनों में विभाजित होगा। हम में से प्रत्येक को 2 महीने मिलेंगे।
जितना अधिक दूसरे भाई ने बात की उतना ही वह उत्साहित हो गया। उसे लगा कि उसकी आवंटन योजना बहुत उचित थी। ये बॉस के असंतोष को दूर कर सकता है और खुद को कुछ समय के लिए स्पिरिट आर्टिफैक्ट का उपयोग करने का मौका भी दे सकता है। ओह, आपका विचार बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ, शिकारी बॉस पिंगू ने सिर हिलाया और कहा। तो बाकी भाई क्या सोचते हैं? दूसरे भाई ने फिर से पूछा। तीसरे भाई और चौथे भाई को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरे भाई ने फिर से अपना मुंह खोला। उसने कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए इसे इस तरह तय करते हैं। लेकिन भविष्य में सभी के पीछे हटने से बचने के लिए हमें एक स्वर्गीय दाव शपथ लेनी चाहिए। दूसरे भाई की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह उड़ गया। उसने हवा में ही खून उगल दिया और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। हवा अंदर जा रही थी लेकिन सांस बाहर नहीं आ रही थी। जाहिर है वो मर चुका था। ये बदलाव बहुत अचानक हुआ। तीसरे भाई और चौथे भाई ने अभी तक प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं निकाला। पिंगू ने संकोच नहीं किया। दूसरे भाई पर घात लगाने के बाद उसने बहुत पहले से जो हमला करने की तैयारी की थी वह तीसरे भाई पर किया गया। एक भयावह रोशनी चमकी और एक ब्लेड ने बहुत तेजी से तीसरे भाई की बांह को काट दिया। तीसरे भाई की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया, अन्यथा ये कदम उसे दो टुकड़ों में विभाजित कर देता। तीसरे भाई ने बुरी तरह चिल्लाया और घाव से खून बहने को रोकने के लिए जल्दी से अपनी सार ऊर्जा को घुमाया। चौथे भाई ने बॉस पिंगू को भयभीत होकर देखा और गुस्से से फटकार लगाई, इसका क्या मतलब है बॉस? जिस क्षण छिपकर हमला सफल हुआ, पिंगू को आखिरकार राहत महसूस हुई। उनमें से दक्षिणी रिज फोर हीरोज चौथे भाई की ताकत सबसे कमजोर थी, जो केवल प्रथम स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। उसके साथ निपटना मुश्किल नहीं था। उसे सबसे ज्यादा डर दूसरे भाई और तीसरे भाई के हाथ मिलाने का था। ये कमोबेश काफी परेशानी भरा होगा। अगर वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि दोनों पक्ष यहाँ घायल न हो जाएं, तो क्या इससे उस बदमाश को फायदा नहीं होगा? कोई और मतलब नहीं। मेरा इरादा, मुझे मत बताना कि चौथे भाई को तुम अभी भी नहीं बता सकते। बॉस पिंगू ने नकली मुस्कान के साथ कहा। चौथे भाई के हाव भाव बदल गए और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में बहुत दुष्ट हो बॉस। हम भाई पहले से ही 10 साल से साथ हैं, है ना? तुमने वास्तव में एक आत्मा कलाकृति के लिए भाइयों के खिलाफ हाथ उठाया। पिंगू ने व्यंग्य किया और कहा, भाई, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे गंदे कामों को नहीं जानता। इन कुछ सालों में तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं। तुम सभी ने युद्ध की कितनी लूट जेब में डाली है। मैंने कब इस पर आंख नहीं मूंदी है। जब भी हम किसी शक्तिशाली दुश्मन से भिड़ते हैं तो तुम खरगोश से भी तेज भागते हो। चौथे भाई, तुम सबको पीछे हटने में किसने मदद की? अब जब हम आखिरकार एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट के पास पहुंच गए हैं तो तुम वास्तव में मुझसे सूप का एक हिस्सा चाहते हो। इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट को तुम्हारे हाथों में देने का क्या मतलब है? फिर भी तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हम भाइयों के बीच इतने सालों की भावनाएं हैं। कौन सी बात पर चर्चा नहीं की जा सकती? चौथे भाई क्रोधित दिखाई दिए। मेरी बात पर चर्चा करो। लगता है तुम्हारे पिता अभी भी तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते। अगर यह कुछ और बात होती तो भूल जाओ, लेकिन यह एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट जिसे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बूढ़े सनकी को भी पाना मुश्किल है। तुम सब मुझे इसे अकेले इस्तेमाल करते हुए कैसे देख सकते हो? इसलिए साफ सुथरे तरीके से मारना बेहतर है। ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट मेरा है, ये पिंगू का है। जितना ज्यादा बॉस पिंगू बोलता उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता। चौथे भाई के हाव भाव कई बार बदले, लेकिन अंत में उसने फिर भी समर्पण कर दिया और विनती की, बड़े भाई, हम चारों भाइयों में मेरी ताकत सबसे कमजोर है। मैं आत्मा की कलाकृति रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जबकि दूसरा भाई और तीसरा भाई, एक मर चुका है और दूसरा घायल है, तो मैं और भी कम खतरा हूं। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं स्वर्ग की शपथ खा सकता हूं कि मैं तुम्हारे पास आत्मा की कलाकृति होने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। चौथे भाई ने यह बात बहुत ईमानदारी से इस तरह कही जैसे वह सांसारिक इच्छाओं से दूर खड़ा हो, जिससे पिंगू शांत हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बॉस पिंगू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कसम खाओ। ये सुनकर चौथा भाई बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से आभार व्यक्त किया। धन्यवाद बड़े भाई। चौथे भाई ने अब संकोच नहीं किया और सीधे आसमान की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई। मैं स्वर्गीय दाव के नाम पर कसम खाता हूँ, मैं बड़े भाई द्वारा आत्मा कलाकृति प्राप्त करने की बात को बिल्कुल भी लीक नहीं करूंगा, अन्यथा। चौथे भाई की स्वर्ग दाव शपथ आधी पड़ी गई थी जब एक बार फिर बदलाव हुआ।
पिंगू की तलवार अचानक गड़गड़ाहट की तरह चौथे भाई की ओर इतनी तेजी से चिल्लाई कि कान ढकने का समय ही नहीं मिला। चौथे भाई ने वास्तव में सोचा कि बॉस ने उसे छोड़ दिया। वह कैसे सोच सकता था कि वह इतना निर्दयी था और निश्चित रूप से उसे मार देगा। बिना किसी बचाव के उस ब्लेड की रोशनी ने चौथे भाई के दिल को छेद दिया। अब तक दूसरे भाई और चौथे भाई मर चुके थे। तीसरे भाई की अभी आधी जिंदगी बाकी थी। जख्म जहरीला था। तीसरे भाई की आधे दिन में मौत हो जाती। ये सब खत्म करके शिकारी पिंगू ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो तुम्हें। तुम्हारा भड़काने वाला झगड़ा सफल हो गया। हम 4 भाइयों में सिर्फ मैं ही बचा हूं। आरव ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दक्षिणी रिज डेड कुत्तों का भाईचारा वाकई बहुत गहरा है। जब मैं अभी देख रहा था तो इसने मुझे इतना छुआ कि मैं लगभग रो पड़ा। बॉस पिंगू आरव के व्यंग्य से परेशान नहीं हुआ और बोला, मुझे लगा कि तुम अभी की अराजकता का फायदा उठाकर भाग जाओगे। मुझे नहीं लगा कि तुम सच में खुद को रोक पाओगे। क्या तुम मुझसे बचकर नहीं जा रहे थे? अगर मैं भाग गया तो तुम्हारे लिए मुझे बिजली का झटका देना सही रहेगा, है ना? आरव ने कहा। पिंगू कुछ हैरान था। उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी ताकत इसे काट नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा निरीक्षण बहुत ही सावधानी से किया गया है। एक प्रतिभा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हम भाइयों को खुद को मारने के लिए उकसा नहीं सकते थे। शिकारी पिंगू यह व्यक्ति बहुत ही कपटी और चालाक था। उसने अपने भाइयों के खिलाफ भी गणना की। आरव की तो बात ही छोड़ो। हालांकि वह अभी अन्य 3 लोगों से निपट रहा था, लेकिन उसने हमेशा आरव की हरकतों पर ध्यान दिया। जब तक आरव हिलने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से आरव को बिजली की तरह झटका देता। हाँ, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आरव ने हंसते हुए कहा। अन्य 3 लोगों को पहले ही खत्म कर देने के बाद पिंगू अभी चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसने आरव के साथ बातचीत शुरू कर दी। ये देखते हुए कि आपके पास इतनी कम उम्र में पहले से ही 9वें स्तर की सार्क्यूई क्षेत्र की साधना है, मुझे डर है कि महान मार्शल अकादमी में आपकी स्थिति कम नहीं है ना? और फिर भी आज तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यहाँ गिरना पड़ा। ये वास्तव में खेदजनक है। उसके मुंह से खेदपूर्ण शब्द निकले, लेकिन बॉस पिंगू के चेहरे पर बहुत उत्साह था। एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट प्राप्त करना और यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके अंकुरण में ही नष्ट कर देना, चाहे वह कुछ भी सोचे, यह एक बहुत ही ताजगी देने वाली बात थी। आरव ने शिकारी पिंगू को दयनीय दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम सच में थे तो तुम्हें एक भी बार होश क्यों नहीं आया? हाँ, एक मजाक के जागरूक होने की उम्मीद करना बहुत यथार्थवादी नहीं लगता। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया कि तुम मुझे खत्म करने के लिए निश्चित हो। बॉस पिंगू ये सुनकर दंग रह गया और तुरंत हंस पड़ा। हाँ, तुम मुझे मार दोगे? 9वें स्तर का सार्क्यूई क्षेत्र का बच्चा वास्तव में इतना बेशर्म होने की हिम्मत करता है? यह अकादमी के लोगों की खासियत है। मुझे पता है कि तुम्हारी अकादमी के सभी छात्र वास्तव में प्रभावशाली हैं और युद्ध में रैंकों को पार कर सकते हैं। यदि आप एक आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार होते तो मैं वास्तव में आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दुख की बात है, आप केवल 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र हैं। पिंगू 3रे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। जिस तरह से उसने इसे देखा, क्या 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र से निपटना बाद वाले पर पूर्ण क्रश नहीं होगा, भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आप सभी को एक दूसरे को मारने के लिए कलह क्यों फैलाई? क्या आपको लगता है कि मैं केवल भागने का मौका जब्त करना चाहता था? आप गलत हैं, गंभीर रूप से गलत। ओह, गलती। मैं सुनना चाहता हूं कि मैं कितनी गलत हूं। पिंगू को लगा कि आरव बहुत मजा किया था। 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र ने उन भाइयों को एक दूसरे को मारने के लिए अपना दिमाग लगाया, न कि भागने के लिए। क्या यह उन सभी को मारने के लिए था? लेकिन वास्तविकता ऐसी ही थी। सच में, जब मैंने पहली बार कंगुआ तलवार निकाली तो मैं बस तुम भाइयों के बीच के बंधन को परखना चाहता था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि परिणाम मुझे इतना चौंका देगा और आश्चर्यजनक प्रभाव देगा। तुम सभी को भड़काने के लिए मैंने इतना प्रयास इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम सभी को एक साथ मारने का भरोसा नहीं था। कम लोगों के लिए ये जानना बेहतर है कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट के बारे में क्या कहा जाता है। आरव मुस्कुराया और कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से वास्तव में अनजान। क्या आपका मतलब है कि हम चारों मिलकर भी तुम्हारे बराबर नहीं हैं? पिंगू को लगा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। आरव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये सही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें सच में मौत या खतरे का कोई अंदाजा नहीं है।
क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा की कलाकृति होने से तुम एक बड़े क्षेत्र को पार कर सकते हो और मुझसे लड़ सकते हो? मैं ये परखना चाहता हूं कि ग्रेट मार्शल एकेडमी के प्रतिभाशाली छात्र में असली क्षमता है या वह सिर्फ एक मूर्ख है जो सिर्फ शेख ही बघार सकता है। आरव के रवैये से पिंगू क्रोधित हो गया। जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर अक्सर चलने के कारण पिंगू की ताकत बहुत ही भयानक थी। सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की बात तो छोड़ो, तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में भी वह एक मजबूत व्यक्ति था। बेशक ग्रेट मार्शल एकेडमी के मार्शल रोल के विशेषज्ञों की ताकत की तुलना में यह अभी भी बहुत कम था। चिंता मत करो, तुम इसे तुरंत देखोगे। उसके शब्द निकलते ही आरव की पूरी आभा बदल गई, मानो उसका पूरा अस्तित्व एक तीखी तलवार में बदल गया हो। मानो आरव के शरीर से तलवार के इरादे को महसूस करते हुए आरव के हाथ में कांगुआ तलवार वास्तव में कांपने लगी। स्पिरिट आर्टिफैक्ट को आत्मिक हथियार इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनमें आध्यात्मिकता थी। इस तरह की आध्यात्मिकता इसलिए नहीं थी कि उनमें चेतना विकसित हुई, बल्कि इसलिए कि वे मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक निश्चित सीमा तक प्रतिध्वनि पैदा कर सकते थे। इस तरह की प्रतिध्वनि मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बढ़ा सकती थी। ये ठीक इसी वजह से था कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट मैजिक आर्टिफैक्ट और पेप्रेसियस आर्टिफैक्ट से ज्यादा शक्तिशाली थे। आरव के परिवर्तन को देखकर पिंगू के चेहरे से रंग तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह गंभीरता आ गई। चाहे उसने जो भी सोचा हो, वह उम्मीद नहीं कर सकता था कि एकमात्र 9वें स्तर का सारक्यूई क्षेत्र इतनी भयानक तलवार की मंशा जारी कर सकता है। पिंगू को आखिरकार समझ में आ गया कि आरव भागने की जल्दी में क्यों नहीं था, क्योंकि उसे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इतनी शक्तिशाली तलवार की मंशा में वाकई उसे डराने की ताकत थी। यह मेरा पहला मौका है जब मैं पर्पल माउंट तलवार कला का प्रदर्शन कर रहा हूं। आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। आरव ने अपनी तलवार पकड़ी और पिंगू की ओर इशारा करते हुए कहा। 9 हेवन रोड पर आरव ने पर्पल माउंट तलवार कला और अपनी खुद की शून्य तलवार कला, दो तलवार कलाओं को एक साथ मिला दिया और इसे पर्पल माउंट तलवार कला नाम दिया। पर्पल माउंट तलवार कला मजबूत हो सकती है, लेकिन इसे प्रदर्शित करने के लिए तलवार की चाल की आवश्यकता होती है। इरादे के साथ लेकिन कोई चाल नहीं, एक जड़हीन खरपतवार। चाल के साथ लेकिन इरादे की कमी, आकर्षक पदार्थ। आरव का दृष्टिकोण बेहद ऊंचा था। वह इस तर्क को गहराई से समझता था कि जो खुद के अनुकूल है वह सबसे अच्छा है। इसलिए उसने पर्पल माउंट तलवार कला की तलवार चाल सीखने के लिए 10 राज्य संगठन के सम्मेलन में जाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी खुद की शैली बनाने का विकल्प चुना। खुद की शैली बनाना कोई मजेदार काम नहीं था। दूसरे लोगों की चीजें सीखना पहले से ही बेहद जबरदस्त चुनौतीपूर्ण था। अकेले एक शैली बनाना। जो लोग स्वयं अपनी शैली बना सकते थे, वे निस्संदेह अद्वितीय प्रतिभावान थे। केवल आरव ही इस तरह से खेलने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन समय की कमी के कारण आरव ने केवल पहली चाल का प्रारंभिक रूप ही पूरा किया। हंफ, आपकी तलवार की मंशा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सार ऊर्जा के समर्थन के बिना इसमें कितनी शक्ति हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप 9वें स्तर के सारक्यूई क्षेत्र वास्तव में मुझे मार सकते हैं। पिंगू ने ठंडी सांस ली। पिंगू ने बुदबुदाया, 5 भूत शोक आत्मा ब्लेड। मार डालो। पिंगू ने पहल करने का फैसला किया। जिस क्षण उसने एक चाल चली, यह एक घातक प्रहार था। 5 भूत शोक आत्मा ब्लेड वह कौशल था जिसके लिए पिंगू प्रसिद्ध हुआ। वह लगभग 10 वर्षों से इस मार्शल आर्ट को विकसित कर रहा था। कोई कह सकता है कि उसने इसमें पूर्णता हासिल कर ली थी। जब ब्लेड बाहर निकलता था तो अचानक भूत के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने जैसी रोने की आवाज आती थी। वास्तव में इसका आत्माओं को अवशोषित करने का प्रभाव था। यह मार्शल तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। औसत मार्शल कलाकार तुरंत ही इसके आगे झुक जाते थे। लेकिन दुख की बात है कि पिंगू की मुलाकात आरव से हुई। आरव ने 9 हेवन रोड पर हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझा। इस तरह की आत्मा को अवशोषित करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। और ठीक उसी समय आरव की तलवार की मुद्रा पहले से ही पूरी हो चुकी थी। पर्पल माउंट तलवार कला, पहला रुख, 9 तलवारों का रुख। आरव ने एक धीमी चीख मारी और 9 छाया चित्रों में बदल गया। 9 आरव ने एक साथ अपनी तलवारों से वार किया और कन्हुआ तलवार की किरणों की 9 धारियां छोड़ी। तलवार की किरणों की 9 धारियां बाद में छोड़ी गईं, लेकिन पहले आ गईं, जिसने पिंगू को पूरी तरह से घेर लिया। पिंगू बहुत घबरा गया। वह अब आरव को काटने की जहमत कैसे उठा सकता था। उसने बचाव के लिए तेजी से अपना ब्लेड निकाला। डिंग डिंग डिंग, धातु के प्रहार की एक श्रृंखला सुनाई दी। पिंगू तलवार की किरणों को मुश्किल से रोकने से पहले हड़बड़ा गया।
पिंगू तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ होने के योग्य था। तलवार की किरणों की ये 9 धारियां कन्हुआ तलवार का उपयोग करके निष्पादित की गई थीं। इसकी शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। उसने वास्तव में इसका अधिकांश भाग रोक दिया। हालांकि तलवार की किरण की एक धार अभी भी थी जिसने उसके रक्षात्मक घेरे को भेद दिया और बिना दया के उसके बाएं हाथ में घुस गई। आह! पिंगू ने बुरी तरह से चिल्लाया और अपने बाएं हाथ को दर्द से जकड़ लिया। उसके बाएं हाथ का मांस कटा हुआ था। स्पष्ट रूप से ये पहले से ही अपंग था। पिंगू एक अनुभवी होने के योग्य था। चोट लगने के बाद उसने बिना कुछ कहे अत्यधिक गति से बाहरी क्षेत्रों की ओर दौड़ने लगा। वह वास्तव में भाग रहा था। जाहिर है वह पहले से ही पूरी तरह से निश्चित था कि वह आरव का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। अपनी जान बचाकर भागना सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि आरव ने स्पष्ट रूप से उसे वह मौका नहीं दिया। व्यवहारिक रूप से जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, आरव ने तलवार को दूर रखा और अपनी बाईं उंगली से इशारा किया। अब्सोल्यूट यांग फिंगर। यह पहले से ही उत्तम चरण अब्सोल्यूट यांग फिंगर था। इसकी मारक शक्ति बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। पिंगू को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। इस उंगली की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। बचाव के लिए बस समय ही नहीं था। पच! उस ध्वनि के साथ एक अमूर्त शक्ति सीधे पिंगू के बछड़े में घुस गई। आह! पिंगू ने एक और भयानक आवाज में चीख लगाए और फिर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें भागने का मौका कैसे दे सकता हूं? आरव कुछ कदम आगे बढ़ा और शांति से बोला। पिंगू ने अपने हाथ और पैर के दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से आरव के सामने घुटने टेक दिए। वह दयनीय रूप से चिल्लाया, दया करो छोटे भाई। मैं पिंगू आंखें तो रखता हूं लेकिन माउंट ताई को पहचानने में विफल रहा। मैंने छोटे भाई को नाराज किया है। मैं मरने के लायक हूं, मौत के लायक हूं। जब तक छोटा भाई मेरी जान बख्श देगा मैं तुम्हारे लिए बैल और घोड़े की तरह काम करने को तैयार हूं। लेकिन आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सभी भाइयों ने अनगिनत अपराध किए हैं, है ना? तुम सभी को मारना स्वर्ग की ओर से न्याय करने के समान है। तुम जैसे बैल या घोड़े को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। शांति से जाओ। बात खत्म करते हुए उसने बिना उसे जरा भी मौका दिए सीधे पिंगू का सिर काट दिया। आरव को इस तरह के इंसानी अवशेषों पर जरा भी दया नहीं आई। जब उसने अभी अभी 9 तलवारों का प्रदर्शन किया था, उस दृश्य को याद करते हुए आरव ने भौहें सिकुड़ी और खुद से बुदबुदाया, 9 तलवारों का प्रदर्शन अभी भी सिद्ध किया जा सकता है। तलवार की इन 9 किरणों की शक्ति असंतुलित है। तलवार को बाहर निकालना भी असंगत था। अभी भी कुछ समय बाकी है। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। स्पष्ट रूप से वह अभी अभी किए गए उस प्रहार से बहुत असंतुष्ट था। तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी, युवा नायक, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचा लो। आरव पीछे मुड़कर देखा और वह दक्षिणी रिज के 4 नायकों का तीसरा भाई निकला। उसका हाथ पिंगू ने काट दिया था और ब्लेड में घातक जहर था। अभी जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। मारक हमेशा पिंगू के पास रहता था, यही वजह थी कि उसने तीसरे भाई को अकेला छोड़ दिया। दक्षिणी रिज के तीसरे भाई के पास आरव की वीरता से चकित होने का समय नहीं था। लेकिन उसे याद आया कि आरव ने एक विषम गोली खा ली थी और इसका नतीजा ये हुआ कि 100 सांसों के अंदर मरना पूरी तरह से बेकार हो गया था। अब केवल आरव ही उसे बचा सकता था। आरव ने दक्षिणी रिज के तीसरे भाई को एक दयनीय नजर से देखा और कहा, स्वर्ग से आने वाली आपदाओं का सामना किया जा सकता है, लेकिन हम जो बुराइयां खुद पर लाते हैं उन्हें सहना सबसे कठिन है। चूंकि तुम सभी ने दूसरों को लूटने के बारे में सोचा था, इसलिए तुम्हें मारे जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। इसके अलावा अपने ही भाइयों के हाथों मरने में सक्षम होने के लिए तुम शांति से मर सकते हो। इससे पहले आरव किनारे से ठंडे दिमाग से देख रहा था और उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि चारों में से कोई भी अच्छा नहीं था। आरव कोई नया नौसिखिया नहीं था, इसलिए वह जाहिर तौर पर इस तरह की निम्न स्तरीय गलती नहीं करेगा। आरव को जाते हुए देखकर दक्षिणी रिज का तीसरा भाई घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, युवा नायक, तुम्हारे पास महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं केवल यही मांगता हूं कि युवा नायक मेरी जान बचाए। आरव को उस आदमी से कोई मतलब नहीं था। उसने उन लोगों द्वारा छोड़े गए स्टोरेज रिंग्स को इकट्ठा किया। भले ही उसे इन लोगों से अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम यह उसकी लूट थी। युवा नायक, मेरे पास वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ दिन पहले हम लोट्स मून गॉड से गुजरे और पाया कि घाटी के आसपास के राक्षसी जानवर हंगामा मचा रहे थे और घाटी की गहराई की ओर भाग रहे थे। शायद वहां कोई प्राकृतिक खजाना पैदा हो रहा होगा।
दक्षिणी रिच का तीसरा भाई डर गया कि आरव वास्तव में चले जाएंगे, इसलिए उसने बस इतना ही कहा। लेकिन आरव ने ये सुनकर उपहास किया। इतने प्राकृतिक खजाने के साथ तुम लोग क्यों नहीं गए? एक प्राकृतिक खजाना जिसने राक्षसी जानवरों के सामूहिक उत्पात का कारण बना, वह साधारण कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम मुझे लोट्स मून गॉज जाने के लिए उकसा रहे हो। तुम्हें बचाने जितना आसान नहीं है ना? मैंने कब किया, युवा नायक? आरव की सम्मोहक निगाहों का सामना करते हुए दक्षिणी रिच का तीसरा भाई लड़खड़ा गया। उसने नहीं सोचा था कि आरव के पास इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व दिमाग है। आरव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम्हें शांति से मरने देने के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं लोट्स मून गॉज जरूर जाऊंगा। चूंकि तुम अभी भी अपनी मृत्युशैया पर मेरे साथ दिमागी खेल खेलना चाहते हो, तो मुझे दोष मत दो। बात खत्म करते हुए आरव ने अपनी हथेली दक्षिणी रिच के तीसरे भाई के सिर के ऊपर से नीचे की ओर पटकी। युवा नायक, दया करो। आह! खून जमा देने वाली चीख के बाद दक्षिणी रिच के तीसरे भाई की मृत्यु हो गई। हालांकि दक्षिणी रिच के तीसरे भाई ने ये खबर अपने मरने के समय बताई थी, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उसने संयोग से आरव की कमजोरी पर वार किया था। एक कीमियागर के रूप में आरव के पास वास्तव में प्राकृतिक खजानों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह इसे देखने नहीं जाता। तभी एक नीली पोशाक वाली आकृति उड़ती हुई आई। ये गौतमी के अलावा और कौन हो सकता था? जब गौतमी पास आई तो उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार से आरव पर वार किया। आरव ने जल्दी से चकमा दिया और चिल्लाया, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मुझे कुछ कहना है। पहले अपना सिर बचाओ, पहले मेरी तलवार का स्वाद चख लो। गौतमी कैसे सुन सकती थी? अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपनी तलवार से फिर से वार किया। हालांकि गौतमी की तलवार क्रूर लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसने हत्या करने वाले वार नहीं किए। जब से गौतमी ने आरव को लगभग मार डाला था, तब से उसने कमोबेश अपना सबक सीख लिया था। और अब आरव ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह तलवार से आसानी से कुचल सके। बेशक आरव स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला नहीं करेगा, वह पहले से ही गलत था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। जब वह बात कर रहा था तभी एक और तलवार ने वार किया। आरव चिल्लाया और तेजी से भाग गया। मेरे लिए वाकई सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस बड़े बेवकूफ भालू को भगाने के लिए कितनी मेहनत की? बहुत हो गया बकवास, मेरी तलवार खाओ। गौतमी आरव द्वारा सताया गया था और उसके पास उसे फाइटर वाला आर खींचने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। पहले तुम रुको, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। आयो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आरव ने चकमा देते हुए कहा। कुछ भी सुनना नहीं है, मेरे लिए चुपचाप खड़ी रहो और बात करने से पहले मेरी तलवार खाओ। गौतमी कैसे हार मानने को तैयार हो सकती थी? दो लोग, एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा तलवारों के वार किए गए, लेकिन आरव ने रुकने से इनकार कर दिया। आरव का पीछा भी किया गया जब तक कि वह चिढ़ नहीं गया। वह अचानक रुक गया और गौतमी को स्वतंत्र रूप से वार करने देने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गौतमी को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव अचानक ये चाल चलेगा। वह तुरंत डर के मारे उछल पड़ी। अगर ये तलवार गिर गई तो आरव कैसे बच सकता है? आरव ने उन चाची और भतीजी की बहुत मदद की थी। गौतमी ने यह नहीं कहा, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत आभारी था। आरव का पीछा करना सिर्फ अपना गुस्सा निकालना था, उसे चोट पहुंचाना नहीं। आरव की हरकत बहुत अचानक हुई। गौतमी बस प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। इस समय अपनी तलवार वापस लेना पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन गौतमी किसी भी मामले में चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ थी। तलवार पर उसका नियंत्रण पहले से ही बहुत शक्तिशाली स्तर पर पहुंच चुका था और वह बीच रास्ते में तलवार की दिशा बदलने में कामयाब रही। यह तलवार बड़ी घबराहट के साथ आरव के कान के पास से मुश्किल से गुजरी। लेकिन ठीक उसी समय आरव का चेहरा और गौतमी का चेहरा लगभग एक दूसरे से चिपक गया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और गौतमी की सांस ऑर्किड की तरह महक रही थी, जो अनजाने में आरव के दिमाग को प्रभावित कर रही थी। गौतमी का सुंदर चेहरा पहले लाल हो गया, फिर एक कदम पीछे हटकर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो कि अभी यह कितना खतरनाक था? आरव ने अपनी आंखें खोली और अचानक मुस्कुराया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर हार नहीं मानेंगी। मुझे पता है कि सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर मेरी परवाह करती हैं और निश्चित रूप से मुझे नहीं मारेगी। मुझे यह मत दो, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती।
गौतमी ने फिर से अपनी तलवार उठाई, लेकिन इस बार फिर से धमकी देते हुए वह बहुत कमजोर और कमजोर लग रही थी। आरव ने हंसते हुए तलवार को एक तरफ धकेल दिया। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें कम से कम मुझे पहले अपनी बात पूरी करने देनी होगी। गौतमी ने अपनी तलवार दूर रखी और मुंह फुला दी। ठीक है, मैं सुनूंगी कि तुम्हें क्या कहना है, लेकिन अगर आप कोई उचित कारण नहीं बताते हैं तो आप बाकी रास्ता खुद ही तय कर सकते हैं। बात खत्म करते हुए गौतमी इतनी नाराज हुई कि उसने पलट कर देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सीनियर अप्रेंटिस बहन को 100 साल की जवानी देता हूं। क्या सीनियर अप्रेंटिस बहन अभी भी संतुष्ट है? इस स्पष्टीकरण से जब गौतमी ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली। उसने पलटकर उत्सुकता से पूछा, कौन सी 100 साल की जवानी? साफ साफ बताओ। आरव ने हंसते हुए बताया कि सिल्वर स्वॉर्ड मधुमक्खी के शहद का क्या काम है। ये सुनते ही गौतमी खुशी से झूम उठी। आरव को पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? कि जो भी ब्यूटी रिटेनिंग पिल है वह वास्तव में बिना बुढ़ापे के 100 साल तक मेरी शक्ल बनाए रख सकता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, 100 साल तो बस शुरुआत है। अगर मैं अपने सामान्य मानकों से ऊपर प्रदर्शन करता हूं और एक उत्कृष्ट ग्रेड ब्यूटी रिटेनिंग पिल को परिष्कृत करता हूं तो 150 साल कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा ब्यूटी रिटेनिंग पिल न केवल आपको अपनी वर्तमान उपस्थिति बनाए रखने में मदद कर सकती है, बल्कि यह आपकी त्वचा को नमी भी दे सकती है, जिससे ये बर्फ से भी अधिक गोरी हो जाती है। सच में? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे भी बेहतर दिखूंगा? अभी भी उस पर स्वर्ग की गर्वीली बेटी का कोई भाव कहाँ था? गौतमी दुनियादारी से अनभिज्ञ एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। हालांकि इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। जब तक कोई महिला थी, चाहे उसकी युद्ध कला कितनी भी बेजोड़ क्यों न हो या वह कितनी भी बेमिसाल सुंदर क्यों न हो, वे फिर भी अपने रूप पर बहुत जोर देते थे। गौतमी केवल एक नश्वर देश की छोटी राजकुमारी थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से बूढ़ी हो जाएगी। इस तरह बूढ़ा होना हर महिला के लिए सबसे भयावह बात थी। यह मरने से भी ज्यादा भयानक था। इसलिए वे उस दिन के आने में देरी करने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल देती थीं। दोस्तों, अभी के लिए बस यही 5 एपिसोड है। आगे की एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी वीडियो को लाइक कर दो।